यार आप सभी लोगों को दोस्तों, आज हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा है इसका रिवीजन करने वाले हैं। और इस क्लास का थोड़ा सा मैं उद्देश्य बता दूं कि मेरे ऑफलाइन कोचिंग और स्कूल के बच्चों का ये परेशानी थी कि भैया हम बार बार इस लेसन को पढ़ते हैं और जब तक इस लेसन को आप पढ़ाते हो तो ये पूरा याद हो जाता है। 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन का गैप लगते ही वापस ये जो है ये लेसन वापस गायब हो जाता है, मतलब इसके एग्जाम्पल्स गायब हो जाते हैं। तो बेटा आप लोगों के लिए ये परमानेंट एक सॉल्यूशन है कि आप लोग इस लेसन का बार बार रिवीजन करें। और एक क्लास उन सारे बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी जिन्होंने इस लेसन को पहले पढ़ लिया है। और अगर आप लोगों ने इस लेसन को पहले पढ़ लिया है तो आप लोग के लिए ये जो सीरीज होने वाली है, मैं कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करवाने वाला हूँ। और ये रिवीजन एक सॉल्यूशन क्लास है। इसमें आप लोग देखोगे तो यदि आप लोगों ने लेसन पहले पढ़ रखा है और उसका अच्छे से आप लोग रिवीजन मेरे साथ करते हो तो मैं ऐसा मानना है मेरा कि अगर आपसे पहले वाले बच्चों के 100 नंबर साइंस में आ सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं 100 लाइक बन सकते हो, ला सकते हो। बस बात यह है कि बार बार आप लोग सिलेबस को ये नहीं पढ़ के छोड़ दिया है, उसका बार बार आप लोग रिवीजन करें। और रिवीजन की श्रृंखला में हम लोग पहले रिवीजन करने से पहले आप लोग को ये पता होनी चाहिए आप लोग के लेसन के अंदर कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सारे के सारे पॉइंटों के आप लोग को नाम याद होनी चाहिए। चलो पहला लेसन नंबर फर्स्ट का हम लोग रिवीजन करते हैं। और रिवीजन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो पहले हम लोगों को इम्पोर्टेंट है कि भाई रिवीजन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहली तो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई, पहला ही आप लोग पॉइंट पढ़ने वाले हो। और पहले पॉइंट में आप लोग पढ़ने वाले हो इस लेसन के अंदर कि रासायनिक समीकरण क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है आप लोग का रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशन, ये क्या होता है। सेकंड, इसमें आप लोग सेकंड पॉइंट जो पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो आप लोग रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं के आप लोग सारे के सारे सबसे पहले आप लोग को पता होने चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग 6 प्रकार पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बेटा हम लोग जो है वो पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। पहला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम और है बेटा हम लोग देखेंगे तो ये आता है आप लोग का संयुग्मन अभिक्रिया। इसको दूसरे एक नाम से और जाना जाता है कि ये आती है आप लोग की संयुग्मन अभिक्रिया। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरी नंबर की जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन का मतलब टूटना होता है, तो इस अभिक्रिया का दूसरा नाम और होता है जिसे हम लोग कहते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अपघटनीय अभिक्रिया। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर आप लोग को क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वियोजन की जगह आप लोग को अपघटनीय अभिक्रिया दे दी तो भी आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि अपघटनीय अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। चलो, अपघटन का मतलब होता है अभिकारक का टूटना। कितने प्रकार से टूट सकता है तो हम लोग बेटा ये अपघटन अभिक्रिया ये 3 प्रकार की पढ़ेंगे। ए नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उष्मा के कारण जो अपघटन होता है उसे हम लोग कहते हैं उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। या तो आप लोग उष्मीय वियोजन बोल दो या उष्मीय अपघटनीय बोल दो, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा जो वियोजन होने वाला है बी नंबर हम लोग इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं तो वो हम लोग पढ़ने वाले प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया सेकंड, ये किसके भाग चल रहे हैं भाई? वियोजन अभिक्रिया के ना। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन भी कह सकते हैं हम लोग इसको। दूसरा नाम हम लोग देखें इसको तो प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। चलो तीसरा हम लोग इसका पॉइंट देखते हैं मुख्य, वो देखते हैं हम लोग बेटा या तो इसको विद्युत वियोजन कह दो, विद्युत वियोजन, ठीक है। करंट के कारण अगर कोई भी आप लोग का अभिकारक टूट जाए तो विद्युत वियोजन, या फिर इसी का नाम हम लोग को होता है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। चलो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया पढ़ लेंगे। चलो वियोजन अभिक्रिया फ्री हो गई। उसके बाद में नंबर 3 जो हमारी रिएक्शन आने वाली है वो आने वाली है आप लोग की विस्थापन अभिक्रिया।
बार बार रिकॉल करो। कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे आप लोग को पॉइंट याद है और ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों ने क्लियर कर लिए, तो आप लोग मानो पहले लेसन में आप लोग कंप्लीट नंबर ले आओगे। चलो नंबर 4 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोगों का द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं हम लोग। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद में नंबर 5वां प्रकार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आप लोग का उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन ऑक्सीकरण जिसे हम लोग ऑक्सीलेशन बोलते हैं, और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग अपचयन। उपचयन और अपचयन को ही दोनों अभिक्रियाएं जो एक साथ संपन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स। तो इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेडॉक्स, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर 6 पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये सारे के सारे अवक्षेपण अभिक्रिया, ये सारे के सारे जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से, उसमें 2 महत्वपूर्ण और छोटे छोटे पॉइंट भी है आप लोग के। एक है संक्षारण और दूसरा है विकृतंदिता। तो बार बार इसको रिकॉल करो। पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। इसके अंदर 2 प्रकार के समीकरण आते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। दूसरा आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया आएगी, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया आएगी। वियोजन के 3 प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। विस्थापन पढ़ने वाले हैं, द्विविस्थापन पढ़ने वाले हैं, उपचयन और अपचयन, इसको कॉमन रूप से रेडॉक्स बोला जाता है, तो रेडॉक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवक्षेपण, और सबसे एंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षारण और विकृतंदिता। और यदि आप लोग को इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी यदि देखने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी एग्ज़ाम के लायक है या एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं उसका वीडियो इसका सेकंड पार्ट में आप लोग को बना दूंगा, वरना कंप्लीट लेसन का सॉल्यूशन तो मैं आप लोग को करवाऊंगा। मतलब रिवीजन धमाकेदार करो ताकि नंबर पूरे के पूरे 100 आ सके। अब आप लोग देखिए बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग के क्लियर है, तो आप लोग नो टेंशन यार, ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे आप लोग के, और आप लोग साइंस के अंदर 100 नंबर ला सकते हैं। बहुत ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आसानी से साइंस के अंदर 100, 98, 97, 96 नंबर खूब निकाले हैं, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। चलो हम लोग एक एक इसके महत्वपूर्ण पॉइंट सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ क्या होती है, उनका एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोग की यदि क्लियर है तो आप लोग मान सकते हो आप लोग का पहले लेसन जो है आप लोग का क्लियर है। आप लोग 2-5 दिन रुक के बार बार जब भी आप लोग का आए इसका रिवीजन करते रहे, ताकि एग्ज़ाम तक ये चीज़ें आप लोग की परमानेंट रूप से आप लोग के दिमाग के अंदर रहे। चलो हम लोग वैसे बात करने वाले हैं। पहले मैंने आप लोग को बता दिया ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 100 नंबर लाना चाहते हैं, जिन्होंने लेसन को अपने टीचर से पढ़ा है और उसका सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, और इसमें से ये चीज़ें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है ये इसका आकलन करना चाहता है, या इस चीज़ को उठाना चाहता है, बार बार रिविज़न करना चाहता है। चलो पहली हम लोग पढ़ते हैं बेटा रासायनिक समीकरण क्या है। पहला हम लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो आप लोग का केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, तो यहाँ पे हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। बेटा 2 चीज़ें निकल के आती है केमिकल इक्वेशन में। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, टीचर बहुत सारी किताब में बहुत अलग तरीके की लैंग्वेज दे रखी होती है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग टीचर नोट्स बनाएं, उन्हीं में से इन चीज़ों को क्लियर करें। तो हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। रासायनिक समीकरण के अंदर बेटा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती है। पहला निकल के आता है उसका सिंबल, मतलब प्रतीक सूत्र, और दूसरी चीज़ निकल के आती है उसकी भौतिक अवस्था। अब प्रतीक सूत्र क्या होता है, तो बेटा प्रतीक सूत्र जिस भी एलिमेंट को जिस चिन्ह के द्वारा, जिस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे आप लोग प्रतीक सूत्र कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को He से, ठीक है, लिथियम को Li से। तो ये सारे के सारे, जैसे हम लोग चांदी को Ag से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सोने को Au से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये सारे के सारे इसके सिंबल कहलाते हैं। दूसरा आता है भौतिक अवस्था भी कह सकते हो इसको आप लोग, भौतिक अवस्था भी कह सकते हो। भौतिक अवस्था में बेटा वो ठोस है, द्रव है या गैस है, ठीक है, द्रव है या फिर गैसीय अवस्था में। ये तीनों चीज़ें, मतलब सॉलिड है
या आप लोग लिक्विड है, लिक्विड में यदि जलीय लिक्विड है तो उसको हम लोग एक्वा कहते हैं, AQ से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, और जी है वो गैसीय अवस्था में है तो उसको जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन रासायनिक समीकरण की बनाएं तो बिल्कुल इजी डेफिनेशन बन के आएगी। यहाँ पे क्या बन के आएगी कि भाई किसी भी शब्द समीकरण को उसके प्रतीक सूत्र और भौतिक अवस्था के रूप में लिखना। जैसे मैंने एक सिंपल सी लाइन बोल दी है और आप लोग को एक लाइन लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया का निर्माण होता है। चलो मैंने कह दिया, इन लो अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया भी आप लोग के गैस है, निर्माण होता है। आजकल तो बेटा अमोनिया का यूज है रेफ्रिजरेटर में करने लग गए, क्योंकि पहले इसकी जगह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन गैस का यूज करते थे, लेकिन फ्रीऑन गैस है जो हमारे वायुमंडल के लिए बड़ी हानिकारक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसको तो कर दिया बैन, और उसकी जगह हम लोग प्रशीतक के रूप में अमोनिया NH3 को गैस को डालना शुरू कर दिया। चलो मैंने इतना लंबा एक शब्द समीकरण का एक लाइन को कहा। अब बेटा इसको लाइन को हम लोग देखें तो एक छोटे से रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले देखो, अब नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N2 होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 होता है। सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। साथ ही मैंने इसमें गैसीय अवस्था, क्योंकि नाइट्रोजन भी गैस है तो जी डाल दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस है तो जी डाल दिया। ये लो आगे रिएक्शन का चिन्ह लगा दिया, और इससे बनेगी कौन सी गैस, NH3 गैस बनने वाली है। ये भी गैस है। तो ये आप लोग का रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी शब्द समीकरण को उसके प्रतीक सूत्र व भौतिक अवस्था के रूप में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब बेटा ये जो रासायनिक समीकरण है, इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं अभिकारक कह लो, या फिर इन्हें क्रियाकारक कह लो। ठीक है, इन्हें क्या कह लो भाई, क्रियाकारक कह लो। चाहे तो अभिकारक कह लो, चाहे इन्हें क्रियाकारक कह लो। और ये आप लोग का प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये आप लोग का उत्पाद बनता है। ये आप लोग का उत्पाद बन गया। ये आप लोग क्या अभिकारक जिन्हें कहते हैं, या क्रियाकारक, इन लोगों को कह लो। चलो भाई, अब ये यहाँ पे देखेंगे अभिकारक और उत्पादों के में जो परमाणु है, जैसे नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 अणु है, तो नाइट्रोजन के जो अणु है वो इन दोनों में बराबर रूप से नहीं है। हाइड्रोजन के अणु भी देखिए तो उधर 2 है, इधर 3 है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई रासायनिक समीकरण में 2 प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई। पहला तो होता है आप लोग का बेटा संतुलित, एक तो होता है आप लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है आप लोग का असंतुलित रासायनिक समीकरण। लो भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अब बेटा ये वाला जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। यदि अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं है तो असंतुलित होगा, और यदि आप लोग के संतुलित है किसी रासायनिक समीकरण में तो उसे हम लोग संतुलित कहते हैं। चलो भाई, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं, और आगे समझे तो ये वाला जो समीकरण था इसमें अभिकारक देखो, इधर नाइट्रोजन 2 है, मैंने बताया था पहले भी, उधर नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या इधर 2 है, और इधर प्रोडक्ट में देखें हम लोग तो 3 है। तो इसको संतुलित, मतलब ये वाला जो समीकरण है वो असंतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंतुलित समीकरण कहलाएगा। सॉरी, ठीक है, असंतुलित समीकरण कहलाएगा। लो भाई, असंतुलित समीकरण कहलाएगा। मतलब इसको बोले बेटा हम लोग तो नॉन सेटिस्फाइड, मतलब इसमें अभिकारक और उत्पादों की संख्या के जो अणु है वो बराबर नहीं है। अब इसको असंतुलित समीकरण से संतुलित समीकरण बनाने के लिए, असंतुलित समीकरण से इसको संतुलित समीकरण बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं आप लोग हिट एंड ट्रायल विधि। 1 नंबर का 1 मार्क्स का यहाँ पे आप लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी विधि के द्वारा बदला जाता है, या उस विधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ से जो ये विधि आती है, ये आती है आप लोग की हिट एंड
ट्रायल विधि। कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल विधि। अब ये होती क्या है? तो बेटा इसका हिंदी में नाम जो होता है वो सिंपल सा आप लोग कह सकते हो, इसे ही कहते हो आप लोग अनुमानित विधि। कौन सी विधि भाई? अनुमानित विधि। बार बार इसका रिवीजन करो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने की जो विधि है उसे आप लोग हिट एंड ट्रायल विधि कहते हो, या उसी को आप लोग जो है वो क्या कहते हो? अनुमानित विधि भी कह देते हो। अब ये रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के भी आप लोग के चरण पाए जाते हैं, लेकिन बेटा ये चीज़ आप लोग के पूछी नहीं जाती है, तो मैं सिंपल आप लोग को बता देता हूँ रिवीजन के मूड से कि भाई रिवीजन के अंदर आप लोग क्या क्या ध्यान रखें। बेटा यदि आप लोग को किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है तो आप लोग 3 इम्पोर्टेंट, ठीक है, बातें ध्यान रखें। मतलब 3 बातें मुख्य आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले आप लोग नियम रखें कि भाई सबसे पहले हम लोग जो है मेटल्स को संतुलित करते हैं, मतलब धातु को करेंगे। सेकंड नंबर पे आप लोग की जैसे अधातु आती है, अधातु में बहुत सारे आते हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, या सारी की सारी गैस है, क्लोरीन वगैरह, ये सारी की सारी गैसें भी क्या होती है? अधातु होती है। और तीसरे नंबर पे आता है, सबसे लास्ट में जो आप लोग की आती है वो आती है आप लोग की ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैस का सबसे एंड में आप लोग संतुलित करोगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को सबसे एंड में संतुलित करोगे। मीन्स समझ में आया कि धातुओं को सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे, उसके बाद में हम लोग करेंगे अधातुओं को, सबसे एंड में करेंगे हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि यदि मैं जिंक की अभिक्रिया, ये आप लोग की Zn है, जिंक की अभिक्रिया यदि मैं H2SO4 के साथ करवा देता हूँ, ठीक है, या ZnO की अभिक्रिया, लो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दी मैंने और H2SO4 के साथ मैंने जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दी, तो ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले एलिमेंट है या पदार्थ है, यौगिक है, इन्हें हम लोग क्या कह लेंगे? अभिकारक कह लेंगे। क्या कह लेंगे? अभिकारक कह लेंगे। और इधर जो अभिक्रिया के बाद में बनने वाला है, जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, उत्पाद बनने वाला है, तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने कह दिया जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया। किसकी? जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि आप लोग H2SO4 के साथ करते हैं, ठीक है, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि आप लोग H2SO4 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है Zn इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ चला जाएगा। हालांकि हम लोग ये मानते हैं कि आप लोग सिर्फ जिंक की अभिक्रिया करवाए H2SO4 के साथ तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे बन जाएगा आप लोग का ZnSO4 और साथ में आप लोग देखोगे तो आप लोग की हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये रिएक्शन तो आप लोग को ये बताती है बेटा सिंपल सा कि आप लोग धातु की अभिक्रिया एसिड के साथ करते हो तो हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। यदि धातु ऑक्साइड है तो आप लोग यहाँ पे ZnSO4 मतलब यहाँ पे लवण बनेगा ही बनेगा और साथ में यहाँ पे जो बनेगा वो आप लोग का H2O बनेगा, मतलब यहाँ पे जल बनेगा। 2 रिएक्शंस है, सेम सी रिएक्शन है। अब हम लोग इसको संतुलित करना चाहे तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स को संतुलित करते हैं। मतलब ये धातु जिंक देखते हैं, इधर भी जिंक एक है, चलो जिंक सेटिस्फाई। उसके बाद में सल्फर देखते हैं, सल्फर इधर एक है, सल्फर इधर एक है, चलो ये भी संतुलित। ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन 4 तो ये रही और 1 ये रही, मतलब इसमें भी देखते हैं 4 और 1 5। तो ये अभिक्रिया पूर्णतः क्या है? संतुलित अभिक्रिया है। अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं इसको संतुलित करने के लिए, जो हम लोगों ने पहले समझा था कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के सहयोग से कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा धातुएं तो है नहीं, तो यहाँ पे उसके बाद में हम लोग को हाइड्रोजन को सबसे एंड में संतुलित करना है। अब यहाँ पे बचा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन संख्या इधर 2 है, उधर नाइट्रोजन संख्या 1 है, तो इसके आगे कितने लगा देते हैं? 2। चलो 2 नाइट्रोजन उधर भी हो गया, मतलब उत्पाद में भी 2 नाइट्रोजन हो गया और अभिकारक में भी 2 नाइट्रोजन है। अब हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन इधर देखो 3 दूनी का 6, मतलब 2 NH3 है, 1 NH3 ये रहा और 1 NH3, 2 NH3 है, 2 में कितनी होगी हाइड्रोजन की संख्या? 6 होगी, तो इधर 6, इधर कितनी है? 2 है, तो इसके आगे आप लोग कितना लगा दोगे? 3 लगा दोगे। तो ये जो वाला समीकरण आप लोग को ये कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। चलो रासायनिक समीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों से पूछता नहीं, बस आना चाहिए। अगर आप लोग के रासायनिक समीकरण नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, आप लोग इस लेसन को कंप्लीट रूप से
ढंग से नहीं कर सकते हो, मतलब इस लेसन में आप लोग 100% नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि भाई इसको आप लोग संतुलित करो, या फिर अभिक्रिया के किसी भी अभिक्रिया का आप लोग समीकरण दोगे तो उसमें आप लोगों को हिट एंड ट्रायल विधि का पता होना चाहिए, रासायनिक समीकरण का पता होना चाहिए, तब जाके उसको अच्छे ढंग से आप लोग संतुलित करके तब उसका एग्जाम्पल दे पाओगे। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं। ये लो भाई, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का हम लोग पहला प्रकार पढ़ने वाले हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं का जो पहला प्रकार आता है वो पहली रिएक्शन आती है आप लोग की संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये लो संयोजन अभिक्रिया। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है। डेफिनेशन की कोशिश करें आप लोग कि डेफिनेशन हमेशा हमेशा आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू बनाए। ठीक है, क्योंकि टीचर रटा तो देते हैं लेकिन बच्चे बार बार वापस भूल जाते हैं, और यहाँ पे किताब की जो लैंग्वेज है उसको छोड़ें और सबसे पहले आप लोग देखें कि मैं आप लोग संयोजन का मतलब संयोग, हम लोग कई बार बात करते हैं ना संयोग, संयोग का मतलब होता है जुड़ना। मतलब मैंने दो अभिकारक, दो छोटे छोटे अणु मान लिया, एक मान लिया आप लोग का ए और दूसरा मान लिया आप लोगों का बी, इन दोनों ने अभिक्रिया की और ये दोनों जुड़ के और एक बड़ा सा उत्पाद बना लिया जिसे हम लोग कहते हैं ए बी। तो आप लोग डेफिनेशन को देखो, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग बनाइए। कैसे बनाओगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक, दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया आप लोग की क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। एक बार दोबारा से रिकॉल करें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्रियाकारक बोल दो चाहे अभिकारक बोल दो, ठीक है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो, एक तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अभी वही एग्जांपल देखते हैं। लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के संयोग से कौन सी गैस बनेगी बेटा? अमोनिया गैस बनेगी, NH3 गैस बनेगी। मतलब एक तो आप लोग का अभिकारक ये रहा, एक अभिकारक ये रहा, दोनों जुड़ा तो एक अभिकारक बन गया आप लोग का NH3। मतलब ये तो आप लोग के क्या कहलाएंगे? ये क्रियाकारक कहलाएंगे, और ये आप लोग का जो अमोनिया कहलाएगी वो कहलाएगी आप लोग की उत्पाद। तो बात समझ में आ गई कि वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें दो या इससे भी अधिक हो सकता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया आप लोग की संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलो हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम लोग CaO कैल्शियम ऑक्साइड देखने वाले हैं। CaO इसका नाम बोले तो क्या होगा बेटा? ये इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा इसका नाम जो होगा इसे ही कहते हैं आप लोग बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना, ठीक है, जिसे आप लोग देसी भाषा में टाटा भी बोलते हैं कि भाई टाटा ले आओ। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो किसके उपयोग में? मुख्यतः रूप में सफ़ेदी, भवनों की जो सफ़ेदी करने में, ठीक है, भवन सफ़ेदी करने में आप लोग का इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग जब भी इसको मार्केट से लेके आते हो तो इसके अंदर लाते ही क्या डालते हो? जल डालते हो, H2O डालते हो। H2O डालते हो, इसके मध्य अभिक्रियाएँ होती है, और ये एक ऐसी अभिक्रिया है कि बेटा आप लोग की ये जो अभिक्रियाएँ हैं इसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, मतलब ऊष्माक्षेपी प्रकार की ये अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो है आप लोग बिना भुजे चूने के अंदर जल डालोगे तो यहाँ पे बन जाएगा भुजा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, ये आप लोग का भुजा हुआ चूना। अब हम लोगों ने अभिक्रिया रासायनिक समीकरण पढ़ते समय ये देखा था कि हम लोग प्रतीक सूत्र लिखेंगे और साथ में इसकी अवस्था भी लिखेंगे। तो ये जो अवस्था होती है इसकी अवस्था है सॉलिड, तो ऐसे लिख देंगे। अब ये जल है तो जल को आप लोग है एक्वा भी कह सकते हो, भाई एक्वा है, और ये जलीय विलयन है तो इसकी कंडीशन भी क्या होगी? एक्वा होगी। अब इस रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मेटल को संतुलित करेंगे तो कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम इधर भी एक है। चलो कैल्शियम संतुलित, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच रहे हैं तो इनको संतुलित हम लोग को करना है। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो आप लोग एक ऑक्सीजन है, लेकिन बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखो तो 2 है। ठीक है, देखो OH का होल ट्वाइस है, मतलब 2 OH है, तो हाइड्रोजन की संख्या होगी 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या है 1, तो हम लोग जल के अणु भी कितने ले लेंगे? 2 ले लेंगे। अब ये अभिक्रिया जो है
वो पूर्णतः आप लोग की संतुलित है। कैल्शियम देखो तो कैल्शियम आप लोग 2 है। उसके बाद में देखो आप लोग देखते हो तो यहाँ पे दूसरा देखते हो कि आ जाएगा आप लोग का OH और OH, क्योंकि जल जो है 2 जल, मतलब कुल मिला के बातें हैं कि H2O जो है वो 2 प्रकार से टूटता है। एक टूटता है H+ और दूसरा आता है OH-। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि 2 H2O लेता हूँ तो 2 ही OH- आने वाले हैं, और दोनों OH- किसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये कैल्शियम के साथ जुड़ जाएंगे। ये बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइज बन जाएगा। अब साथ में बच क्या रहा है, आप कहोगे सर कैल्शियम तो संतुलित है, ऑक्सीजन देखे तो 2 तो ये रही, 1 ये रही, 3 इधर 2 ही है, मतलब 1 ऑक्सीजन बची हुई है। और इधर देखे हाइड्रोजन 4 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन। जब भी 2 हाइड्रोजन ठीक है बनती है तो इसे आप लोग 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके जल के एक अणु का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन बेटा आप लोगों ने अगर इसको एक्वा लिखा है तो जल इसके साथ ही घुलनशील है, इस वजह से हम लोग जल को अलग से नहीं लिखते हैं। चाहे आप लोग लिख दो तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे कंडीशन लिख दो कि भाई ये जलीय विलयन है, और जलीय विलयन है तो जल इसके अंदर घुला हुआ है। तो अब ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि 2 अभिकारक मिलकर मतलब CaO और H2O मिलकर यहाँ पे जो है CaOH का होल ट्वाइज का निर्माण कर रहा है। इस वजह से इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो भाई आगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया की बात हो गई। अब हम लोग सेकंड नंबर की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और सेकंड नंबर की रिएक्शन जो आने वाली है वो आने वाली है आप लोग की वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोग की आती है सेकंड नंबर की, वो आने वाली है आप लोग की वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा आप लोग नेम देखोगे तो इसे आप लोग कहोगे अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहोगे भाई, इसको कहोगे आप लोग अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटन का मतलब सिंपल सा टूटना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग की अपघटनीय अभिक्रिया भी कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया सिंपल सी क्या है कि बेटा एक आप लोग का एक बड़ा ठीक है अभिकारक था, और ये बड़ा अभिकारक है ना, ये छोटे उत्पादों के रूप में 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पादों के रूप में टूट जाए। मतलब आप लोग का एक बड़ा ठीक है अभिकारक था, और ये 2 छोटे छोटे उत्पादों में जैसे B और C 2 छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सा हम लोग देखते हैं बेटा, CaCO3 ले लेते हैं। ये लो CaCO3, इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जनरली हम लोग को टीचर जिस चौक से पढ़ाता है उस चौक का फॉर्मूला भी होता है, चौक कह दो, उसके अलावा खड़िया कह दो, ठीक है, संगमरमर कह दो, संगमरमर कह दो, या आप लोग वाइट स्टोन सफ़ेद पत्थर कह सकते हो, सबका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, आप लोग कहोगे ताजमहल किसका बना हुआ है, तो इसी का बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप लोग जैसे गर्म करते हो तो यहाँ से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी तो ये बन जाएगा आप लोग का CaO और प्लस ये बन जाएगा आप लोग का CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। इसका नाम वही मैंने बताया था, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। ये बन जाएगा आप लोग का कैल्शियम ऑक्साइड। कोशिश करें एग्ज़ाम में जितने भी आप लोग एग्जाम्पल दे उनके नीचे उनका नाम लिख दे। इसका नाम तो लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे तो आप लोग कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको आप लोग कहने वाले हो CO2। ठीक है, तो बेटा ये एकल आप लोग का अभिकारक टूटा और 2 छोटे छोटे उत्पाद बना लिए, तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आप लोग बनाना चाहते हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर छोटे छोटे, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना लेती है, उस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल क्रियाकारक या एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों के रूप में व्यक्त हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अभिक्रिया के हम लोग 3 मुख्य प्रकार पढ़ने वाले हैं। वियोजन अभिक्रिया में हम लोग पहला देखें तो बेटा ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पहला आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं।
वियोजन का पहला प्रकार देखते हैं हम लोग ऊष्मा के कारण। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब यदि किसी, ठीक है, अभिक्रिया में अभिकारकों का जो वियोजन है, अभिकारक जो है ऊष्मा के कारण टूट जाते हैं, तो सिंपल सी बात है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ऊष्मीय वियोजन के अंदर हम लोग जो है एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे ऊष्मा के कारण टूट जाएगा। पहला ही देख लो बेटा, जनरली हमारे घरों में काम आने वाला जल, जल को हम लोग जब भी गर्म करते हैं तो जल वाष्प बन जाता है। यहाँ पे आप लोग को ऊर्जा, ठीक है, या मैंने ये ऊष्मा लिखी है, ठीक है, ऊष्मा, ये जो आप लोग का जल है ये दो चीज़ों में टूट जाएगा, H2 प्लस O2 गैस के रूप में टूट जाएगा, जिसे आप लोग वाष्प भी कहते हो। तो ये आप लोग देखोगे अभी से अभिक्रिया को संतुलित करोगे, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इसके आगे आप लोग 2 लगाओगे, हाइड्रोजन 4 हो गया तो इसके आगे आप लोग 2 लगाओगे। तो ये आप लोग का जो है वो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ऊष्मा के कारण यदि टूटेगी तो सिंपल सी बात है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा, अभी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था CaCO3, देखोगे बेटा इसमें भी आप लोग ऊष्मा दोगे ना, चौक को गर्म करोगे तभी चौक टूटेगा, CO प्लस CO2 में। तो ये भी अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। समझ में आ गया, ऊष्मा के कारण वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। फास्ट रिवीजन कीजिए, बार बार आप लोग को ये सारे के सारे इसके जो एग्जाम्पल्स है, इसकी जो अभिक्रियाएँ हैं वो याद हो सके। सेकंड हम लोग इसका बी पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाला है आप लोग प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन मतलब सिंपल सी बात है, अगर प्रकाश के कारण वियोजन होता है, प्रकाश के कारण कोई अभिकारक टूटता है तो वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को यदि आप लोग गर्म करते हैं, गर्म नहीं, यहाँ पे आप लोग डालते हैं प्रकाश, प्रकाश में भी वैसे प्रकाश आप लोग का जो है वो गर्म ही होगा, लेकिन बेटा प्रकाश वाली को हम लोग प्रकाशीय वियोजन करते हैं, और ऊष्मा जो जिसमें हम लोग देते हैं उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो ये आप लोग का Br2 ब्रोमीन और हाइड्रोजन गैस के रूप में टूट जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ, तो ये आप लोग की प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल हुआ। अब इसको संतुलित करेंगे, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन 1 है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन भी बराबर है, तो ये आप लोग का एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी अभिकारक का जो अपघटन है वो प्रकाश के कारण होता है, तो उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसी कारण लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, ये होगा आप लोग का हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रंगीन बोतलों में रखा जाता है या फिर अंधेरे वाले कमरे में इस वजह से रखा जाता है क्योंकि प्रकाश की किरण इसका क्या कर देती है, वियोजन कर देती है। ये इसका वियोजन आप लोग का ब्रोमीन और हाइड्रोजन गैस के रूप में इसका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले प्रकाशीय वियोजन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई विद्युत वियोजन, ठीक है, करंट के कारण या विद्युत धारा के कारण जो वियोजन होता है उसे हम लोग कहने वाले हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग C नंबर का विद्युत वियोजन। समझ रहे हो आप लोग विद्युत वियोजन क्या कहलाएगा, भाई विद्युत के कारण अगर टूट जाए, ठीक है, तो उसे विद्युत वियोजन या इस, चलो भाई विद्युत वियोजन में हम लोग देखते हैं बेटा NaCl। NaCl क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम हम लोग सिंपल सा बोले तो इसे ही कहते हैं बेटा हम लोग क्या, साधारण नमक। क्या कहते हैं, साधारण नमक। कई बार इसको एग्जामिनर टेबल साल्ट भी बोल देता है ना, टेबल सॉल्ट भी बोल देता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये टेबल सॉल्ट क्या है। यही है बेटा सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को देखेंगे कि जैसे सोडियम, अब इसका जलीय विलयन बना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके कंडीशन को एक्वा कहोगे। और यदि इसके अंदर यदि आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो ये 2 आयनों के रूप में टूट जाएगा, Na+ में, और Cl- आयन के रूप में टूट जाएगा। ये आयनिक प्रकृति है, मतलब आयन है। तो इसके कारण किसके कारण वियोजन हुआ, विद्युत के कारण वियोजन है। क्या कहलाएगा भाई, विद्युत वियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत वियोजन कहलाएगा। चलो हम लोगों का वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग जो है
वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं आप लोग की विस्थापन अभिक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आप लोग जो है, हम लोग डेफिनेशन ज़रूर याद करेंगे बेटा, लेकिन इसकी डेफिनेशन किससे बनाएंगे? तो डेफिनेशन हमेशा एग्जाम्पल से बनाओ, ताकि एग्जाम्पल भी याद रहे और समझ में आए। देखो, चीज़ों को रटना अलग बात है, चीज़ों को समझना अलग बात है। अगर आप लोग समझोगे और यदि आप लोग पे उसका एग्जाम्पल आता है तो आप लोग एग्जाम में भी डेफिनेशन बना लोगे। जैसे इसके लिए देखो, हम लोग जिंक की अभिक्रिया, Zn जो है जिंक की अभिक्रिया, आप लोग जो है किसी भी, जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे कह दूं कि भाई जिंक की अभिक्रिया आप लोग चाहे तो CuSO4 के साथ करवा दो, मतलब यहाँ पे आप लोग का कॉपर सल्फेट, ये आता है आप लोग का कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और ये कौन सी मेटल आती है? तो आप लोग की आती है जिंक। जिंक की अभिक्रिया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई सा भी ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग इस प्रकार का एग्जाम्पल लिखें, लेकिन बेटा अच्छा एग्जाम्पल लिखे तो एग्जामिनर आप लोग से अच्छा इंप्रेस होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब Zn की अभिक्रिया CuSO4 के साथ करवा दो, यहाँ पे बनने वाला है बेटा। दो चीज़ें मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले आप लोग जो है वो सक्रियता श्रेणी को अच्छे से समझे। आगे आएगी आप लोग की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसमें हम लोग सक्रियता श्रेणी में हम लोग देखेंगे कि कौन सी मेटल अधिक क्रियाशील है और कौन सी मेटल कम क्रियाशील है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दे कि Cu की अभिक्रिया ZnSO4 के साथ करवा दे, तो बेटा ये रिएक्शंस नहीं होगी, नो रिएक्शंस, ये अभिक्रिया ही संभव नहीं है। क्यों अभिक्रिया संभव नहीं है? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम क्रियाशील है, तो कॉपर जिंक पर आक्रमण नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से कॉपर पे आक्रमण कर देता है। आगे हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, एक सिंपल सी सक्रियता श्रेणी की आप लोग ट्रिक पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से आप लोग को सक्रियता श्रेणी सारी की सारी मेटल्स याद में आप लोग को करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, जिंक जो होता है, देखो डेफिनेशन बनाते हैं बिल्कुल आसान। इससे बेटा एक जिंक का एक एलिमेंट है, मतलब एक तत्व है, एक तत्व है। और ये वाला जो कहलाएगा आप लोग का Cu के साथ SO4 है, तो यहाँ पे ये हो गया आप लोग का यौगिक। क्या हो गया? यौगिक। किसका यौगिक? कॉपर सल्फेट का यौगिक। तो हम लोग सिंपल से एक डेफिनेशन बनाते हैं कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जो कि कौन सा है? जिंक है। एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक के, यौगिक का नाम बताओ, CuSO4, किसी यौगिक के कम अभिक्रियाशील तत्वों को, कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा? कॉपर। कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पे जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, आप लोग समझिए कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पे जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा देखो, ये जो Zn है जिंक का, ये अधिक अभिक्रियाशील है किससे? कॉपर से। तो ये CuSO4 यौगिक के कॉपर को, ठीक है, कॉपर जो कि कम क्रियाशील है, इसको क्या करेगा? इसकी जगह से विस्थापित कर देगा और स्वयं इसके स्थान पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोग का ZnSO4, जिसे हम लोग कहते हैं जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ में जो है कॉपर आप लोग का बनने वाला है। चलो, इसका नाम हो गया आप लोग का क्या? जिंक सल्फेट। अगर आप लोग को नाम देने में परेशानी आती है तो आप लोग सिंपल सा समझे बेटा, SO4 यदि किसी के पीछे लगते हैं तो इसे आप लोग कहते हैं सल्फेट। क्या कहते हैं? सल्फेट। CO3 अगर किसी के पीछे लगता है तो उसे आप लोग क्या कहते हो? कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनेट कहते हैं। जैसे अगर मैं इसके साथ इसके आगे Zn लगा दूं तो जिंक सल्फेट हो जाएगा। इसके आगे अगर मैं कैल्शियम लगा दूं तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इनका नाम, इसके आगे मैं अगर जिंक लगा दूं तो जिंक कार्बोनेट हो जाएगा, इसके आगे यदि मैं कॉपर लगा दूं तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इनका नामकरण देते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई। यदि कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, स्वयं इसके स्थान पर जुड़ के एक नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया।
ठीक है, आप लोग बार बार इस क्लास को यदि देखें तो आप लोग को ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। और यदि आप लोग एग्ज़ाम में अगर विथ एग्जाम्पल यदि आप लोग किसी चीज़ को, किसी अभिक्रिया को लिखते हैं तो आप लोग को 101% पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि जिन बच्चों के साइंस के अंदर साइंस भी अच्छी है, पढ़ भी खूब रखी है, ठीक है, लेकिन उनके अगर नंबर कम आने के जो कारण आप लोग मानो कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं, तो बेटा उन्होंने एग्जाम्पल का प्रयोग नहीं किया। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लोग समझे। नेक्स्ट नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने पहली पढ़ ली बेटा, कौन सी, संयोजन पढ़ ली। संयोजन के बाद में हम लोगों ने वियोजन पढ़ ली, वियोजन के प्रकार भी पढ़ लिए। उसके बाद में नंबर 3 आप लोगों ने विस्थापन पढ़ ली है। अब हम लोग नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, 2 बार विस्थापन हो रहा है, इस वजह से इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का नाम दिया गया। चलो अब नंबर 4 पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नंबर 4 पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई वह अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, और हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने कह दिया एग्जाम्पल में Na2SO4, यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा सोडियम सल्फेट। इसकी अभिक्रिया आप लोग यदि BaCl2 बैरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या होता है बेटा, हमेशा आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि धातुओं के ऊपर हमेशा धन आयन आता है। उसका रीज़न होता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, क्योंकि धातुओं के बाह्यतम कोष के अंदर, सबसे लास्ट वाले कोष के अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनका वो त्याग करके वो स्थायी होना चाहती है। इस वजह से आप लोग देखोगे तो धातुओं के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, धातुओं के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और अधातु देखे तो अधातुओं के ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो अब यहाँ पे सोडियम धातु है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। SO4 सल्फर भी है धातु, ऑक्सीजन भी है धातु, तो SO4 का ये पूरा का पूरा आप लोग का यौगिक है, यह धातु है तो यहाँ पे माइनस, बैरियम धातु है तो प्लस, और क्लोरीन धातु है तो यहाँ पे माइनस आने वाला है। तो हम लोग सिंपल सा या तो कह दें हम लोग 2 बार विस्थापन हो जाए, या फिर सिंपल सी डेफिनेशन के रूप में ये कह दे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। अब अभिकारक, ये दोनों अभिकारक है, इनके मध्य आयनों का, आयन क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, धनायन और ऋणायन आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब यहाँ पे इसका Na है वो इसके Cl2 के साथ जुड़ जाए, और इसका SO4 माइनस इसके B के साथ जुड़ जाए, तो वो हो गया आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे एक तो बन जाएगा आप लोग का NaCl, और दूसरा जो आप लोग का बन जाएगा वो बन जाएगा BaSO4 बैरियम सल्फेट। अब यहाँ पे सोडियम अगर संतुलित करेंगे तो सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो इसके आगे आप लोग 2 लगाओगे तो आप देखो ये जो 2 क्लोरीन है वो भी इसी के साथ लग चुके हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण एक बार मैं इसका नाम बता देता हूँ, इसका नाम जो होगा वो होगा आप लोग का सोडियम सल्फेट। क्या होगा, सोडियम सल्फेट। इसका नाम होगा आप लोग का बैरियम क्लोराइड। क्या नाम होगा, बैरियम क्लोराइड। ये आप लोग का साधारण नमक बन गया, मतलब ये बनने वाला है आप लोग का सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया भाई, सोडियम क्लोराइड बन गया। और ये नेक्स्ट बनने वाला है आप लोग का BaSO4, मतलब बैरियम सल्फेट आप लोगों का बनने वाला है। ये आप लोग का बैरियम सल्फेट बन चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, सिंपल सी बात है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर 5 पे, वो पढ़ने वाले उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, और इसका आगे का भाग देखेंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में देखेंगे। चलो नंबर 5 पे जो आप लोग की आ गई वो आ गई उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन में एक बार में लिख देता हूँ, उपचयन और अपचयन, ठीक है। और उपचयन को आप लोग बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हो, ऑक्सीलेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, दोनों के आप लोग, दोनों का जो मिक्स है उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अलग से समझेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को। चलो पहले उपचयन और अपचयन को समझते हैं। चलो पहला आता है आप लोग का उपचयन अभिक्रिया। भाई उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और दूसरा जो आप लोग की आती है वो आती है आप लोग की अपचयन अभिक्रिया। भाई हम लोग अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं,
तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो। मतलब ऑक्सीजन की तो वृद्धि, ऑक्सीजन तो जुड़े, और हाइड्रोजन की कमी। ठीक है, वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो बेटा कमी हो और हाइड्रोजन की क्या हो? वृद्धि हो, हाइड्रोजन परमाणु में वृद्धि हो, तो उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। चलो इसका हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि यदि Cu कॉपर की अभिक्रिया आप लोग जल के साथ करवाते हो, H2O के साथ करवाते हो, तो यहाँ पे जो है आप लोग का वो बनने वाला है Cu, ठीक है, कॉपर। ये आप लोग देखते हो तो किसके साथ करवाए? इसके साथ करवाए। चलो कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल लेते हैं। चलो अब आप लोग देखोगे बेटा, यहाँ से यदि मैं यहाँ तक चलता हूँ तो ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर अकेला था, यहाँ पे कॉपर का जो है कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और जब भी ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ जुड़ती है तो ऑक्सीजन की वृद्धि मानी जाती है, और ऑक्सीजन की वृद्धि मानी जाती है तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? बताओ, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। चलो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। वैसे आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये आप लोग का किताब का फेवरेट था इस वजह से लिख दिया। ये लो आप लोग जो है वो नेक्स्ट मैग्नीशियम रिबन का अध्ययन करवा दो, तो यहाँ पे आप लोग का MgO बन जाएगा। ये भी कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो ये भी आप लोग की उपचयन अभिक्रिया एग्जाम्पल है। मतलब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि मानी जाएगी, तो इसको आप लोग कौन सी अभिक्रिया कहोगे? इसको भी आप लोग जो कहने वाले हो वो आप लोग उपचयन अभिक्रिया कहने वाले। लोहे पे जंग लगना उपचयन अभिक्रिया होगी। लो Fe की अभिक्रिया यदि आप लोग H2O के साथ करवाते हो, लोहे पे जंग लगना, तो यहाँ पे जो बनता है आप लोग का Fe3O4 जो बनता है, ये जो आयरन ऑक्साइड है, ये भी आप लोग का किसका एग्जाम्पल है? उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलो अपचयन की बात करते हैं, तो इसी अभिक्रिया को बेटा आप लोग उल्टा लिख दीजिए। मतलब Cu कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया आप लोग हाइड्रोजन के साथ करवा दो, तो यहाँ पे जो आप लोग का कॉपर और प्लस का H2O बनेगा। अब आप लोग सिंपल सा देखो कि यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ से यहाँ तक जाने में हाइड्रोजन परमाणु जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या मानी जाएगी? वृद्धि मानी जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु में वृद्धि कौन सी अभिक्रिया में होती है? तो ये अपचयन अभिक्रिया में होती है। इस वजह से ये अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। चलो ये आ गया आप लोग का। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन अभिक्रिया, जैसे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संतृप्त हो रहा है, संतृप्त यौगिकों की एक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, संकलन अभिक्रिया। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। मतलब किसी अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन का जुड़ना, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का जुड़ना आप लोग का जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो अपचयन कहलाएगा। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। जैसे मैं ये नाइट्रोजन कह दो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के सहयोग से अमोनिया बनेगी, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ योग हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ योग हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में वृद्धि, तो ये भी आप लोग का अपचयन ही कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे हम लोग आगे भी रिएक्शनों में मैं आप लोग को बताते रहूँगा कि भाई ये बेटा ये अपचयन अभिक्रिया है, ये उपचयन अभिक्रिया है। अब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के दोनों के मिक्सर को बनते हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रक्रम एक ही समय पे संपन्न होते हैं, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? तो कुल मिला के हम लोग एक ही अभिक्रिया के अंदर उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, ये लो CuO और इसकी अभिक्रिया आप लोग H2 के साथ करवा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा Cu प्लस का H2O। सिंपल सी बात है ये। या फिर आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Cu और Cu की अभिक्रिया H2O के साथ करवा देता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोग का कॉपर ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस है, वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। अगर बेटा अब मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ी हुई मिलती है मुझे, तो ऑक्सीजन की वृद्धि मानी जाएगी, और ऑक्सीजन की वृद्धि मानी जाएगी तो इसे आप लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हो? ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हो। नीचे इस अभिक्रिया को, ये इस अभिक्रिया में आप लोग दोनों साइड चिन्ह लगाए, क्योंकि अभिक्रिया होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है
उसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अब मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो ऑक्सीजन परमाणु में क्या होती है, वृद्धि होती है, और ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, उपचयन का। अब अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट में यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, तो बेटा आप लोग देखोगे हाइड्रोजन परमाणु में उल्टी लगाइए, देखो ध्यान रखें इस चीज़ का, रिएक्शन ये उल्टी रिएक्शन हम लोगों ने लगाई है। तो मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु अकेला था और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीजन के साथ योग माना जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, तो ये होगी आप लोग की अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ संपन्न होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। सिंपल रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। चलो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं नंबर 6 नंबर की, जिसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है उसे हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। येलो भाई ले लिया हम लोगों ने अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता हो। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि दही व खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि तांबा दही व खट्टे पदार्थों के साथ एसिडिक प्रकृति के पदार्थों के साथ रिएक्शन कर लेता है और अविलेय लवण का प्रयोग करता है। चलो हम लोग ये कॉपर की अभिक्रिया यदि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे जो बन जाएगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, जो कि अविलेय लवण है। इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। कॉपर सबसे पहले मेटल को, तो कॉपर दोनों साइड समान है। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, इसके आगे आप लोग 2 लगाओगे तो क्लोरीन यहाँ से संतुलित हो जाएगा और साथ में देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये आप लोग का जो है अविलेय लवण प्राप्त हुआ है, अविलेय लवण। ठीक है, साबुन में भी, कठोर जल में आप लोग साबुन है वो भी अविलेय लवण का प्रयोग करता है। और आप लोग को जो मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया था उसको भी आप लोग अवक्षेपण अभिक्रिया में दे सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग की अवक्षेपण अभिक्रिया का कंप्लीट एग्जाम्पल हुआ। चलो रिवीजन की श्रृंखला में हम लोग कुछ रिएक्शंस जो है उनकी और बात कर लेते हैं जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। मैंने आप लोग को बताया था, जैसे आप लोग देखोगे तो ऊष्मा के आधार पे अभिक्रियाओं का 2 प्रकार है। ऊष्मा के आधार पे एक कहलाएगी आप लोग की ऊष्माक्षेपी और दूसरी आप लोग की कहलाएगी ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें ऊष्मा जो है जिससे प्राप्त होती है, जिससे ऊष्मा प्राप्त अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। ठीक है, वो तो आप लोगों की कहलाएगी ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब आवश्यकता को आप लोग अवशोषण भी कहते हैं इस वजह से। और यहाँ पे आप लोग इसको चाहे तो उत्सर्जन भी कह सकते हैं। उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित होती है। ठीक है, उत्सर्जित होती है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग जो कहते हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब चलो इसके हम लोग 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे तो देखो एक दूसरी बात आप लोग इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो मैंने आप लोग को सिंपल सा एक एग्जांपल बताया था बेटा कि आप लोग CaO, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि जल के साथ करवाते हो तो आप लोग को पता है CaOH का होल्टवाइज बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। लेकिन साथ में इसमें क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जल आप लोग का उबलता हुआ नजर आता है, तो इसमें साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग का कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कहलाएगा। दूसरा आप लोग श्वसन को, ठीक है, आप लोग उस श्वसन वाली अभिक्रिया को, श्वसन को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि श्वसन के दौरान भी हमारा जो ग्लूकोज टूटता है उससे क्या निकलता है, उससे ऊर्जा निकलती है। जैसे हम लोग C6H12O6 देखते हैं और साथ में हम लोग ठीक है, ये होता है आप लोग का ग्लूकोज। अब ये हमारे भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस के साथ इसका क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के कारण टूटता है और टूटता है तो यहाँ पे जो है 6CO2 बनाएगा, 6H2O बनाएगा और साथ में क्या बनाने वाला है, साथ में आप लोग की ऊर्जा बनाने वाला है। तो हो गई, इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो
और श्वसन भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, और हम लोगों ने देख दिया था कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड को यदि आप लोग जल में डालोगे तो भी आप लोग को ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता। जैसे बेटा आप लोग देखते हो वाटर को आप लोग गर्म करोगे तभी तो वाटर में एनर्जी मिलेगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब भाप के रूप में या वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा की क्या हुई, आवश्यकता हुई, और जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक और एग्जाम्पल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का आप लोग CH4 देखते हैं, मेथेन। ठीक है, मेथेन का आप लोग जो है वो दहन करते हो तो भी आप लोग की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। चलो, रासायनिक अभिक्रिया पूरी हुई। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संक्षारण, और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग विकृतगंधिता। ठीक है, संक्षारण और विकृतगंधिता के साथ इसी लेसन का मैंने कंप्लीट आप लोग का रिवीजन कर दूंगा। उसके बाद में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्ज़ाम में आने के पूरे 100% चांस है। ठीक है, तो उनको मैं आप लोगों को करवा दूंगा 100%। इस लेसन में से यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग कभी भी छोड़ के नहीं आने वाले हो। संक्षारण क्या होता है, तो सिंपल सी एक चीज़ निकल के आती है कि सर लोहे पे जंग लगना संक्षारण कहलाता है, चांदी की वस्तुओं का काला पड़ जाना वो संक्षारण, या कॉपर के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना, ये सारा का सारा संक्षारण कहलाता है। तो आप लोग क्या कहोगे, धात्विक पदार्थों को यदि आप लोग लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, क्षीण होती जाती है, उनका क्षरण होने लगता है, वो हानि हो जाती है, और ये प्रक्रिया आप लोग की संक्षारण कहलाती है। चलो मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ और सिंपल सा लिख देता हूँ कि आप लोग बोलोगे बेटा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। धात्विक पदार्थों को यदि आप लोग लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ोगे तो धीरे धीरे उनका क्या होने लग जाएगा, क्षरण होने लग जाएगा। ठीक है, और ये प्रक्रिया आप लोग की क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। संक्षारण के एग्जाम्पल आप लोग याद रखें बेटा, आप लोग देखोगे जैसे लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, संक्षारण प्रक्रिया है। लोहे पे जंग लगना आप लोग कहते हो Fe2O3 जंग का फॉर्मूला होता है बेटा। दूसरा जो आप लोग कहते हो कि भाई चांदी की वस्तुओं का काली पड़ जाना। ठीक है, चांदी की जो वस्तुएं होती है वो काली पड़ जाती है, या फिर आप लोग के कॉपर पर हरी परत। ठीक है, तीसरा देखोगे आप लोग कॉपर जो आ जाएगा आप लोग का Cu, और Cu पर आप लोग की हरी परत चढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोग के जो एग्जाम्पल्स कहलाते हैं वो किसके एग्जाम्पल्स कहलाते हैं, संक्षारण के एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। अगली बात करें हम लोग विकृतगंधिता, और इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बेटा खाद्य पदार्थ होते हैं कि खाद्य पदार्थों को यदि आप लोग खुला छोड़ोगे तो उनकी दो चीज़ें चेंज हो जाएगी। एक चेंज हो जाएगा उनका स्वाद बदल जाएगा, और दूसरी चेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, गंध। तो खाद्य पदार्थों को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, और ये प्रक्रिया आप लोग की क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया आप लोग की विकृतगंधिता कहलाती है। चलो इस लेसन के अंदर हम लोगों ने रासायनिक समीकरण पढ़ा। रासायनिक समीकरण एक बार फिर से हम लोग जाते जाते रिवीजन कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण आप लोग किसको कहोगे, तो तत्वों को उनके प्रतीक सूत्र और भौतिक अवस्था के रूप में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो आप लोग की रासायनिक समीकरण कहलाती है। सिंपल सा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले धातु को संतुलित करो, उसके बाद में धातु को करो, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को संतुलित कर लो। सिंपल सा। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के हम लोगों ने 6 प्रकार पढ़े। उसमें हम लोगों ने संयोजन पढ़ा, वियोजन पढ़ा, वियोजन के हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़े, उसमें वियोजन पढ़ा, प्रकाशीय वियोजन पढ़ा, विद्युत वियोजन पढ़ा, और साथ में हम लोगों ने विस्थापन पढ़ी, द्विविस्थापन पढ़ी, विस्थापन और द्विविस्थापन आप लोगों ने पढ़ी। उसके बाद में देखते हैं तो उपचयन अपचयन पढ़ी, रैडॉक्स के बारे में हमें पढ़ा। उसके बाद में अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी। सबसे एंड में 2 पॉइंट पढ़े, और संक्षारण पढ़ा, और एक दूसरा हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा जो है विकृतगंधिता पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर यदि सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को आप लोग क्या कहते हो, संयोजन अभिक्रिया। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल्स देखा था कि CO कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसकी जल के साथ आप लोग अभिक्रिया कराओगे तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, मतलब बुझा हुआ चूना बन जाएगा। यह अभिक्रिया भी आप लोग की संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के सहयोग से अमोनिया गैस प्राप्त होती है।
होती है, बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम लोगों ने वियोजन पढ़ा, तो वियोजन में क्या होती है कि एक कल अभिकारक जो है दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में टूट जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में पहला हम लोगों ने उसमें वियोजन पढ़ा और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है आप लोग का चौक है, उसको गर्म करोगे तो CO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में बदल जाएगा। ये आप लोग की वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, मतलब उसमें वियोजन का हो गया। और उसके बाद में हम लोगों ने प्रकाशीय वियोजन पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, HBr को यदि आप लोग ठीक है प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ोगे, ठीक है सूर्य का जो प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ोगे तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन गैस के रूप में HBr अलग अलग टूट जाएगा, जिसे हम लोगों ने पढ़ा प्रकाशीय वियोजन में NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर वो Na+ और Cl- के रूप में टूट जाएगा। और उसको ये एग्जाम्पल था आप लोग का किसका, तो ये विद्युत वियोजन का एग्जाम्पल था। उसके बाद में आप लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, और विस्थापन में आप लोगों ने सिंपल सा पढ़ा कि Zn जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा और स्वयं इसके स्थान पे जुड़कर ZnSO4 जिंक सल्फेट का जो है आप लोग का निर्माण कर लेगा और कॉपर धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये आप लोगों ने विस्थापन के अंदर पढ़ी। उसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर हम लोगों ने पढ़ी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। और यहाँ पे सिंपल सा हम लोगों ने देखा कि बेटा ये मैंने एग्जाम्पल लिया था Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, और इसकी अभिक्रिया मैंने बैरियम क्लोराइड के साथ करवाई थी। तो यहाँ पे जो है NaCl साधारण नमक मतलब सोडियम क्लोराइड और साथ में आप लोग का BaSO4 बैरियम सल्फेट प्राप्त हुआ था। इस अभिक्रिया को हम लोगों ने द्विविस्थापन अभिक्रिया कही थी। द्विविस्थापन के बाद में हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने उपचयन देखा था, और उपचयन अभिक्रिया हम लोगों ने सिंपल सा देखा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी जिस अभिक्रिया के अंदर कहलाती है वो ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो वो अभिक्रिया आप लोग की कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिया था कि कॉपर की अभिक्रिया यदि आप लोग जल के साथ करवा दो तो यहाँ पे कॉपर का जो है वो जल के साथ योग हो जाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, तो ऑक्सीजन की वृद्धि मानी जाएगी। इस वजह से इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा गया। फिर उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड जो था, कॉपर ऑक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया आप लोग हाइड्रोजन गैस के साथ करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग का H2O जो है से आप लोग अभिक्रिया कराओगे या कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया आप लोग H2 के साथ करवाओगे तो यहाँ पे जो कॉपर अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और दोनों का मैंने कॉमन आप लोग को बताया था कि भाई ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है। ऊपर मैंने बताया था उपचयन अभिक्रिया और नीचे बताया था मैंने अपचयन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का मैंने एग्जाम्पल दिया था, यदि आप लोग कॉपर या तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ मतलब एसिडिक प्रकृति के पदार्थों से अगर उसकी अभिक्रिया कराओगे तो उसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था कॉपर की अभिक्रिया HCl के साथ कराओगे तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, और साथ में हम लोग देखेंगे तो कॉपर क्लोराइड जो है वो अविलेय लवण है अर्थात जहरीला प्रकृति का है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे के सेक्शन में कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला कि भाई तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जा सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पीछे जो आप लोग के क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे क्वेश्चनों को, जैसे श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्यों कहते हैं, लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया बताओ, चांदी काली क्यों पड़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत क्यों चढ़ जाती है, इन सारे के सारे यदि क्वेश्चनों के आप लोग आंसर चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे मेरे को कमेंट्स करके बताएं कि भाई मैं नेक्स्ट इसका जो है सेकंड पार्ट डालूं, वरना मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं डालूंगा, मैं इसका रिवीजन करूंगा। तो बच्चे बार बार ऐसे रिवीजन करें। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल हम लोग का बच रहा था संक्षारण और विकृत गंधिता बढ़ रहा था। और संक्षारण क्या है कि भाई आप लोग की यदि धात्विक पदार्थ है उसको लंबे समय तक वायु, नमी, ठीक है, आर्द्रता, एसिडिक प्रकृति जो हमारे वायुमंडल में CO2 की है उसके कारण क्या होगा कि ये धातुएं संक्षारित होकर धीरे धीरे इन पे जंग लगना प्रारंभ हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। और नंबर लास्ट में बिल्कुल फाइनल में हम लोग का आता है विकृत गंधिता। यदि आप लोग भोज्य पदार्थों जैसे सब्जी, रोटी वगैरह हम लोग इनको रख देते हैं और ये अगर थोड़े टाइम के बाद में जो है इनकी गंध में भी चेंज आ जाता है, इनके स्वाद में भी चेंज आ जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। और आज के साथ हम लोग जो है इसी क्लास का
यहीं पे समापन करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप लोग बार बार अगर रिवीजन करोगे तो वो तो बेस्ट है। साइंस में आज से पहले आपके जो आगे के बच्चे थे उन्होंने अगर 100 नंबर प्राप्त किए हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग मेरे पढ़ाए हुए को बार बार रिवीजन करें, नोट्सों पे ध्यान दें, ठीक है। या फिर आप लोगों को किसी भी लेसन का रिवीजन करने से पहले उन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई रिवीजन जो है वो हम लोग किस प्रकार करें। आप लोग की परेशानी थी कि सर आप पढ़ाते हो तब तो हमको याद होता है, बाद में वापस भूल जाते हैं, तो आप लोग बार बार इसी क्लास को देखते रहें और इसका रिवीजन करते रहे। रिवीजन का सही तरीका यही है कि आप लोग को सबसे पहले पॉइंट पता होने चाहिए कि हम लोग इस लेसन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उन पॉइंटों के बारे में आप लोग को सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और बार बार आप लोग उसका रिवीजन करें। बहुत सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटाएं, आप लोग उनको पढ़े जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मैं चाहता हूं कि ये क्लास जो है वो उन बच्चों के लिए एक अच्छी क्लास साबित हो सकती है जिन बच्चों ने इस लेसन को पढ़ लिया, उसका रिवीजन करने में उनको परेशानी आ रही है। बेटा आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। मैं आप लोग से कह सकता हूँ कि आप लोग बार बार इसका रिवीजन करोगे तो आप लोग 100% नंबर साइंस के अंदर ले ही आओगे। और आप लोग को बहुत जल्दी मैथ का सेक्शन और मिलने वाला है। मैथ की सारी प्रश्नावलियों का मैं रिवीजन करवाऊंगा, साथ ही साइंस की सारी प्रश्नावलियों का रिवीजन कराऊंगा। और नाइट के समय इस क्लास का ये शूटिंग हो रहा है, तो सबको गुड नाइट। अब आप लोग सोइए, रिवीजन करके हर दिन डोज लेके सोया करो यार। और लास्ट में वही मेरी फेवरेट एक आप लोग शायरी जो बोलते हो कि चोट लगे और आंखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है, किसी पे दिल खोल के मर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। और अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, नहीं किया, ठीक है। और लोग कहते हैं आराम कर लो, इतना वक्त कहाँ है। इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहिए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। साइंस में 100% नंबर का रिकॉर्ड अपने अंदर ठान लीजिए। कहते हैं लोग मान लिया तो हार हो सकती है, लेकिन अगर बेटा ठान लिया तो जीत होगी। बार बार ये सर्दी का समय पूरा आप लोग की पढ़ाई में रिवीजन में लगाएं। और यदि आप लोग जो है ये सेक्शंस आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग इस सेक्शन को अपने किसी ऐसे भाई को प्रोवाइड करवाएं या किसी ऐसे बंधु को बताएं जो 10th क्लास में हो और उसको ज़रूरत है। बेचारा एग्ज़ाम का लास्ट टाइम चल रहा है और वो घबरा रहा है कि साइंस के अंदर मेरा रिवीजन नहीं हो रहा है। बार बार आप लोग जो है उन बच्चों को इस वीडियो को शेयर करते जाए ताकि सबका भला होता रहे। क्योंकि हमारे बड़े कहते भी है कि माँ सरस्वती के खजाने की एक बड़ी अनोखी विशेषता है कि आप लोग इसको जितना खर्च करोगे, जितना रिवीजन मारोगे, उतना ही अच्छा होता चला जाएगा, उतना महान होता चला जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेते हुए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को गुड नाइट। डोज लेके सोया करो, मस्त।